जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के इस सेशन को। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिसलेनियस फॉर्म में है और उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे इनमें से काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस हुए हैं, लेकिन इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि आईसीआर कैसे आज प्रेजेंट टाइम में एक रोल प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आईसीआर क्या है? एक तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। और इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था, और अभी इसका नाम बदलकर क्या हो चुका है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था, और पूसा बिहार में एक जगह है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में वो बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो गई थी, और उसके बाद इसको दिल्ली में जहां पर शिफ्ट किया गया, उसका जगह का नाम भी पूसा के नाम से ही रख दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसकी नाम के पीछे और पूसा जगह के पीछे इंटरेस्टिंग कहानियां को जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल उनको फोकस करो, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये वैलिड फैक्ट्स हैं आपके। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको बहुत वो नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पहले डीजी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी कई बार पहले आता होता था। तो पहले डीजी का नाम क्या था? डॉक्टर बीपी पाल। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर है वो कौन है? हिमांशु पाठक जी हैं। तो ये बातें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आईसीआर हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आईसीआर का हेड क्वार्टर अभी कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके बाद है कि आईसीआर क्या रोल प्ले करता है। तो देखो, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे भारत में कहीं ना कहीं आईसीआर की बदौलत ही सक्सेस हो पाया था। आईसीआर के अंडर में आज प्रेजेंट टाइम में देखो, एक तो आईसीआर ने आपके जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनको डिवाइड किया था। तो 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो आईसीआर के द्वारा ही डिवाइड किए गए थे। इनिशियल में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमीशन ने दिए थे, लेकिन बाद में आईसीआर ने इंडिया के अंदर आपका कंडीशंस को देखते हुए क्लाइमेटिक, और उसके बाद वहाँ पर जो आपकी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं, और एक वेरिएशन जो है आपके एनवायरनमेंट और आपकी स्पीसीज के बीच में, तो उसको देखते हुए यहाँ पर 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो डिवाइड किए गए। अब ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बिहाफ पर डिवाइड किए गए हैं आईसीआर के द्वारा। वहीं एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो दिए गए थे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा। लेकिन बाद में आईसीआर ने भी आपका 8 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में उनको डिवाइड करने का काम किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अभी आईसीआर के अंडर में एक तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसी के अंडर में वर्क करती है, दूसरा अगर हम बात करें तो केवीके इसी के अंडर में वर्क करते हैं, या जो आपके नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है या डायरेक्टरेट है वो भी आपका इसी के अंडर में काम करते हैं। तो आज एग्रीकल्चरल जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस, या हम लोग ज्यादातर जो आपके ये कैंपस देखते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। और आपको ये भी पता होगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एक्रेडिटेशन आईसीआर का जरूरी है। और ये इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर या अभी प्रेजेंट टाइम में आईसीआर ही होल्ड करता है, आईसीआर का सिलेबस रन किया जाता है, आईसीआर के थ्रू ही रिसर्च आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर रन की जाती है। और आईसीआर अलग अलग एरिया में किस प्रकार की रिसर्च कहाँ पर कंडक्ट करनी है उसके बेसिस पर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। और ये प्रोजेक्ट और डायरेक्टरेट के थ्रू या आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू बहुत सारी रिसर्च और इंपॉर्टेंट न्यू वेराइटीज को लॉन्च किया जाता है, आपका उनको जो है तैयार किया जाता है, और फिर उसके बाद किसानों के लिए, और ना कि केवल वेराइटीज बल्कि इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी भी, और आपके एक्सटेंशन कई प्रोग्राम है जैसे कि लैब टू लैंड प्रोग्राम, आपने शायद नाम सुना होगा, वो भी आईसीआर की ही यहाँ पर है देन है। अब बात आती है
इट हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन के मामले में बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करें, न्यू रिसर्च की बात करें, नई वेराइटीज की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसका डिसेमिनेशन करना, उनको प्रोड्यूस करना, उनको जो है डेवलप करना, और एक प्रकार से यूथ के बीच में इस एजुकेशन को स्प्रेड करना या एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये भी आईसीआर के अंडर में ही आपका रन किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो आईसीआर के अंडर में जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो क्या करती हैं अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट में हैं, जैसे आप हरियाणा में हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या आप पंजाब में हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार से आपका एसकेआरयू बीकानेर में है, या फिर आपकी जोधपुर में है। तो अलग अलग जगह पर जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, सॉरी उदयपुर में है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी एग्रीकल्चर की, उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एक प्रकार से होल्ड है या फिर उनको जो रन किया जाता है वो आईसीआर के अंडर में ही रन किया जा रहा है। और आईसीआर की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रकार से वो काम करती हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपके ये कह सकते हो कि अपने एक तो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और एक इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के खुद के भी एग्जाम होते हैं जिसमें बच्चे बीएससी, एमएससी या फिर फर्दर पीएचडीज को क्या करते हैं, प्रश्यू करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में इन यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है ताकि बच्चों को एक तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके, और आने वाले टाइम के जो फ्यूचर साइंटिस्ट है वो यहाँ से तैयार किए जा सके, और इसी के साथ में उन एरिया या लोकेशन स्पेसिफिक जो रिसर्च है उनको कंडक्ट करवाया जा सके, और वो भी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट भी अवेलेबल है, प्रोफेसर अवेलेबल है, बच्चे अवेलेबल हैं, और इसके साथ में वहाँ वो लोकल जो फार्मर्स हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर भी बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है एजुकेशन के साथ साथ। अब बारी आती है कि आपका यहाँ पर केवीके का क्या रोल है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका होता है उसका क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखो, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो 1974 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, कहां पर, पुदुचेरी में। और पहला जो केवीके था वो टीएनएयू तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था। आज अगर हम बात करते हैं तो टोटल 731 केवीकेज हैं। टोटल कितने केवीके हैं आपके, 731 हैं। और केवीके यहां पर 100% फाइनेंस किसके द्वारा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फाइनेंस किया जाता है। अब है कि एंड द केवीके आर सैंक्शन टू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आईसीआर इंस्टीट्यूट रिलेटेड गवर्नमेंट। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा एडीओ के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग मानते हो, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे इन चीजों को इग्नोर करते चले जाते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग जितनी भी चीजों को पढ़ते हैं, जितनी चीजों को हम स्टडी करते हैं, हमें लगता है कि ये तो कहीं एग्जाम में आएगा ही नहीं, या फिर ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और हम इसी चक्कर में क्या करते हैं, इन पार्ट्स को छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, और हमारी नादानी होती है कि हम इनको पढ़ते नहीं है या फिर हम इनको स्टडी नहीं करते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है। आप चाहे इस बात को आप गलत मानो, सही मानो, वो तुम्हारा काम है, लेकिन ये जितने सिंपल दिखते हैं उतना ही एग्जाम के अंदर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, टेढ़ी खीर बन जाते हैं। अब यहां पर मान के चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि केवीकेज आर फंडेड बाय, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीआर, है ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या आ गया, है ना। अब यहां पर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। लेकिन अगर हमने पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं तब हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर हमने नहीं पढ़ा तो फिर वही दिक्कत आएगी। एंड नेक्स्ट है केवीकेज आर सैंक्शन टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर इंस्टीट्यूट एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर। मतलब यहां पर क्या है कि आपका केवीकेज जो है, फर्दर एक चीज को समझना पड़ेगा यहां पर कि देखो क्या करवाया जाता है, ये केवीकेज काम क्या करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कृषि विज्ञान के अंदर, कि आपके कृषि के क्या है, विज्ञान के अंदर है। अब विज्ञान के अंदर है तो यहां पर क्या किया जाता है, केवीके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, एम्स एट असेसमेंट ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंटरप्राइजेस थ्रू द टेक्नोलॉजी असेसमेंट, रिफाइनमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब यहां पर क्या है, सबसे पहला तो जो लोकेशन स्पेसिफिक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक बनाने का यहां पर प्रावधान है।
और अभी तक 731 बन चुके हैं। तो 731 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वहां की जो लोकेशन स्पेसिफिक कंडीशंस है उनके बेस पर रिसर्च करना, नई वैरायटीज को या तो डेवलप कर सकना, या अगर आईसीआर या आईसीआर के किसी यूनिवर्सिटी या आईसीआर के अंडर में कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई वैरायटी या कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है तो यहां पर देखना कि वो वाकई में कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर वो कामयाब हो जाती है, अगर वो सक्सेस हो जाती है रिसर्च या टेक्नोलॉजी, तो उसको आपका किसानों तक डेमोस्ट्रेट देना। तो फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक आता है। और वहीं इसके अलावा जो फार्मर्स या फिर वहां पर जो प्रेजेंट टाइम में आपके कोई भी ट्रेनीज हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना भी केवीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है या नई वैरायटीज आई है उनका डेमोस्ट्रेशन देने के साथ साथ अगर उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो ट्रेनिंग भी केवीके के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अलावा जो आपकी एक्सटेंशन सर्विस है उनका डिसेमिनेशन भी आपका केवीके के द्वारा किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो इन चीजों को आपके माइंड में जरूर क्लियर रखना कि इसका काम क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क भी करता है। अब बारी है नेक्स्ट यहां पर, द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर द एनविसिस्ड फॉर द ईच केवीके। तो यहां पर ये कुछ एक्टिविटीज है, आप इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो ऑन फार्म टेस्टिंग टू एसेस द लोकेशन स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अंडर वेरियस फार्मिंग सिस्टम, मतलब डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स के अंदर जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप की गई है तो वो आपका उसको क्या किया जाए, टेस्टिंग की जाए। नेक्स्ट आपका है फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द फार्मर फील्ड, मतलब किसानों के खेतों पर ही आपका फ्रंटलाइन डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा है कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर एंड एक्सटेंशन पर्सनल टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपल सा फंडा है कि भाई यहां पर आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना और इसके साथ साथ में उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना अगर किसी प्रकार की आवश्यकता है। टू वर्क एज द नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फॉर सपोर्टिंग इन इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड वॉलंटियर सेक्टर इन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहां पर क्या है, एक नॉलेज और रिसोर्स सेंटर के तौर पर काम करना, किसके लिए, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट्स और एक प्रकार से जो किसानों के बीच में एक मतलब कनेक्शन का जो काम करता है, मीडिएटर का काम करना, ताकि वहां पर जल्दी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके। और नेक्स्ट है प्रोवाइड फार्म एडवाइजरीज यूजिंग द आईसीटी एंड अदर मीडियाज मींस ऑन द वेरिड सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, मतलब अब जैसे आपका मौसम की कई बार जानकारी होती है या फिर यहां देखा जाए तो कोई और आपकी एडवाइजरी है कि भाई आपका फ्रोस्ट यानी कि पाला पड़ने वाला है, गर्मी पड़ने वाली है, लू चलने वाली है, बारिश आने वाली है, बाढ़, तो वो जो जानकारियां हैं वो भी किसानों तक उनको अवेलेबल करवाना आईसीटी के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आपका मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो देखो मल्टीपल क्रॉपिंग एक प्रकार से दो प्रकार का होता है, याद है आपको, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग? एक होता है आपका पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और एक क्या होता है जी, सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, इसको जरूर ध्यान कर लेना। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के बता रहा हूं, इस चार्ट को तुम लोग अगर याद कर लेते हो तो फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, तो पहला है पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा है सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि यहां पर आपका दो क्रॉप को एक साथ में एक ही जगह पर ग्रो करवाया जा रहा है, समझ में आ गया? तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। और सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक क्रॉप को जब हार्वेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद में दूसरी क्रॉप को क्या किया जाएगा, सोइंग की जाएगी। ये हमारा सीक्वेंशियल में रहता है। अब देखिए जब पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग की बात आती है तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या पढ़ते हैं? इंटर क्रॉपिंग। और तीसरा क्या होगा आपका यहां पर? रिले क्रॉपिंग। अच्छा, रिले क्रॉपिंग को कई बार रिले इंटर क्रॉपिंग भी लिख लेते हैं, तो वो भी ध्यान रख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमारा क्या आता है? एले क्रॉपिंग, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा यहां पर? एले क्रॉपिंग के बाद आपका मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग।
अब देखो मिक्स क्रॉपिंग में क्या रहेगा, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जब यहां पर आपका बिना किसी स्पेस या बिना किसी रो टू रो या आपका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन किए बिना हम लोग क्या कर देते हैं, आपका प्लांट्स को ग्रो करवा देते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके ज्यादातर हम लोग सीड्स वगैरह को मिक्स करके, प्री मिक्स करके और ब्रॉडकास्ट भी कर देते हैं, और ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, क्या, आपका ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग का। और ये ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग क्या होता है, ये हम लोग यूज करते हैं बरसीम के केस में। एग्जाम्पल इसका क्या होता है आपका, बरसीम। और बरसीम के प्लस में क्या हो जाएगा आपका, चाइनीज केबेज भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी क्रॉप जो कि एज ए फोडर पर्पस में ग्रो करवाई जा सकती है। इसमें होता क्या है कि बरसीम का जो फर्स्ट हार्वेस्ट होता है, जब हम बरसीम को एज ए फोडर यूज करते हैं, ग्रीन कट कर कर एनिमल्स को फीड करते हैं, तो पहली बार उसको कट कर कर जब एनिमल को फीड करवाया जाएगा तो उससे आपका उतना ज्यादा वेट नहीं निकल कर आता। और आपको पता है एनिमल्स के लिए वेट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी मात्रा में उनकी फीड की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बरसीम की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें आपका किसी भी ऐसी क्रॉप का, जैसे चाइनीज कैबेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसके सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, पहली बार बरसीम के साथ ये मस्टर्ड या कैबेज भी ग्रो कर जाती है और हम उसको कट कर कर एनिमल्स को फीड कर देते हैं, तो ओवरऑल जो वेट आपका है बरसीम का वो बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर परनिट एरिया के साथ साथ जो बरसीम का वेट है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। फोडर का ओवरऑल वेट क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि मिक्स क्रॉपिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमारी बारी आती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, रो टू रो और आपका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एक तो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो सकता है आपको बताओ। वेरी गुड, रो इंटरक्रॉपिंग एंड स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, पैच इंटरक्रॉपिंग, या यहां पर रिले इंटरक्रॉपिंग भी लिखा होता है, जो कि ये है आपका। अब देखो रो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, जब एटलीस्ट आपका जैसे 1:1, 1:3, 2:1, 4:1, 1:5, 6:1, 2:1, ये आपके यहां पर जितने भी रेशियोज हैं, इसमें एटलीस्ट आपका एक क्रॉप जो है वो सिंगल लाइन में प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो इंटरक्रॉपिंग। लेकिन जैसे ही ये रेशियो आपका 1 से बढ़ेगा तो ये 2:2, 3:3, 2:4, 2:3, 6:4, 7:9, ये जो रेशियोज होते हैं जिसमें आपका जो दोनों क्रॉप है उनकी एटलीस्ट मिनिमम 2 रोज प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। और नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या आता है, पैच इंटरक्रॉपिंग। तो ये क्या होता है, जब पूरे फील्ड में आपका कोई भी एक ऐसा स्पेस जहां पर या तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण या वाटर ज्यादा लॉगिंग होने के कारण वो एक पैच एरिया होता है। जैसे हम लोग एक फॉर एग्जांपल शर्ट्स हैं, बचपन में मतलब कई बार फट जाती थी, जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये पैच लगा हुआ मेरा, तो ये क्या है, जैसे मान के चलिए शर्ट फट गई तो यहां पर नया ये पैच लगा लिया मैंने और शर्ट का काम बन गया, एक तो डिजाइन बन गया। तो यहां पर क्या है, उसी प्रकार से पूरे फील्ड के अंदर क्या है कि आपका जो पूरा फील्ड है उसमें कोई पैच है, यानी कि वहां उस एरिया में कोई फसल खराब हो गई और हम इमरजेंसी के अंदर उसको, अब आपका कोई दूसरी क्रॉप तो सेम क्रॉप तो ग्रो करवा नहीं सकते क्योंकि उसकी हार्वेस्टिंग टाइम सेम नहीं होगा, तो हम उसमें कोई दूसरी क्रॉप को ग्रो करवा देते हैं, जिससे वहां पर हमें एक आइडियल प्रोडक्शन मिल जाएगा और उस स्पेस का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। और हमारा इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब आप किसी प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले दूसरी क्रॉप की क्या कर देते हो, सोइंग कर देते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिले इंटरक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर आपका क्या है कि पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग यहां होने वाली है और हमने क्या कर दिया, इसको पहले ही सोइंग कर दिया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने जून या जुलाई में क्या की, सोइंग की, और हमने उसको सितंबर में हार्वेस्ट करना था,
तो अगस्त में हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी, तो लगभग 1 महीने पहले। अब यहां पर नेक्स्ट आपका है मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग। मल्टी स्टेरॉयड सॉरी एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपके फील्ड के अंदर जब हम लोग ट्रीज की रो लगाते हैं तो रोज के बीच में आपका एक स्पेस बच जाता है, उसको हम बोलते हैं एले। और इस बीच स्पेस में हम लोग जो आपकी इंटरक्रॉपिंग की फॉर्म में फील्ड क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एले क्रॉपिंग बोलते हैं। और आपका मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जब आप डिफरेंट हाइट्स की क्रॉप को एक साथ में एक दूसरे के साथ ग्रो करवाते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमने आपका बनाना को लगा दिया जी मैंगो के साथ में, और नीचे आपका अमरूद लगा दिया, गुआवा लगा दिया, फिर हमने जो है आपका टर्मरिक लगा दिया। तो ये आपके क्या है, अलग अलग हाइट के पौधों को एक साथ में एक ही फील्ड में ग्रो करवाया जाता है। और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल होता है, अच्छा ये यहां पर मल्टी स्टेरॉयड भी होता है, मल्टी लेवल फार्मिंग भी बोलते हैं, और ये आपका हमारा जो वेजिटेबल गार्डन होता है, होम गार्डन, उसका परफेक्ट एग्जांपल यहां पर ये है। ठीक है, होम गार्डन जो है वो परफेक्ट एग्जांपल है मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग का। और एक प्रकार से हम इसको पर्माकल्चर का पार्ट भी मानते हैं। क्या मानते हैं आपका, पर्माकल्चर। क्योंकि पर्माकल्चर का मतलब क्या होता है, परमानेंट एग्रीकल्चर, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर हमारा जो क्रॉप्स हैं उनको एक साथ में एक दूसरे के साथ में ग्रो करवाया जा रहा है, और वहां पर आपका लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल वे के साथ हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, और बिना किसी हम लोग आउटर जो इनपुट्स है उनको यूज किए बिना, और यहां पर एक इफेक्टिव और एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट के अंदर हम लोग डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया। और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है लेकिन एक के बाद दूसरे में। तो यहां पर क्या होता है, एक तो होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, एक होता है रैटून क्रॉपिंग। ठीक है, एक तो होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग और एक आपका क्या होता है जी, रैटून क्रॉपिंग। तो रैटून में भी क्या होता है, जब हम पहली आपकी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे उसके बाद जो स्टबल बच जाएगा उससे आपका प्लांट बनेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, रैटून क्रॉपिंग। और रैटून शुगरकेन में मेनली अलाउड कितना है आपका, सिंगल रैटूनिंग ही आपका अलाउड है। और वहीं अगर हम सीक्वेंस क्रॉपिंग की बात करते हैं तो सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्या होता है, इसमें हम एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, डबल क्रॉपिंग हो जाएगा, ट्रिपल क्रॉपिंग हो जाएगा, और आपका क्वाड्रपल क्रॉपिंग हो जाएगा। तो देखो जो आपका यहां पर क्वाड्रपल क्रॉपिंग है उसके अंदर एक चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी, इसमें हम 2 क्रॉप एक साल में ग्रो करवा सकते हैं, इसमें 3 क्रॉप एक साथ में ग्रो करवा सकते हैं, और यहां पर आपका 4 क्रॉप को एक साथ में ग्रो करवा सकते हैं। अब याद करो मैंने जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी और आपकी क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी के बारे में कल आपको एग्जांपल करवा रहा था, याद है, इसमें मैंने क्या करवाया था, देखो यहां पर जैसे हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी सॉरी क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला था, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पर पूछा आप लोगों से कि बताओ भाई वीट, राइस, मस्टर्ड, कॉटन, ये आपकी रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी इसकी। तो आपको मैंने बताया था रोटेशनल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए ईयर, यही तो था आपका भाई, एक साल में कितनी नंबर ऑफ क्रॉप को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं गिवन एरिया के अंदर, यही तो था आपका। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, और आपका डिवाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पर देख लो ये 4 महीने की क्रॉप है, ये भी 4 महीने की क्रॉप है, उसके बाद ये भी लगभग 3 से 4 महीने, और ये आपकी 6 महीने या 7 महीने के करीब चली जाएगी। तो कितना हो गया, 4 12 18, तो मतलब लगभग अगर हम बात करें तो ओवरऑल टाइम पीरियड को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहां पर लगभग आपका 1 साल से ऊपर टाइम चला गया, और 1 साल से ऊपर जाने पे हम क्या बोलते हैं उसको, 2 साल बोलते हैं। क्योंकि कभी भी आपका क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी जब निकाली जाएगी तो उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो ईयर्स में होता है। अगर आपका 1 साल 2 महीने या 1 महीने भी बनता है तो भी हम उसको कितना काउंट करेंगे, 2 साल काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आपका यहां पर क्या हो गया, 2 ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये क्या हो जाएगा, 200% आपकी क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी निकल कर आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात को जरूर आप लोग समझ लेना कि यहां पर क्या होता है। इसके अलावा आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री, अब देखो एग्रो फॉरेस्ट्री का हमारा एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, एले क्रॉपिंग, याद आया आपको। एले क्रॉपिंग में आपके ट्रीज के इन बिटवीन जो फील्ड होता है उसमें हम लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं, यस और नो। और यहां ये भी आपको ये समझना है कि जो आपका यहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री है इसमें एग्रीकल्चर आपका यहां पर ट्रीज हैं, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम लोग जो है फॉरेस्ट ट्रीज के इन बिटवीन क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आपका इसके अंदर हम यही मेन टारगेट है कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है एरिया ट्रीज के अंडर में कवर
किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो वहीं से आपको समझना है, दोबारा याद करो। अब देखो क्रॉप रोटेशन क्या है। क्रॉप रोटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद एन ऑब्जेक्ट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट द इंपेयरिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब यहां पर क्या है, हम लोग एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप जब ग्रो करवाते हैं और उसके बाद हम कितनी नंबर ऑफ क्रॉप इस फील्ड से ले सकते हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो हमने अभी पढ़ा था जैसे हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका डबल क्रॉपिंग करते हैं, तो आप एक साल में 2 क्रॉप को ग्रो करवा सकते हो। और वहीं पर अगर हम ट्रिपल क्रॉपिंग करते हैं तो एक साल में 3 क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। और क्वाड्रपल जो क्रॉपिंग होता है उसमें हम लोग एक साल में 4 फसलों को ले सकते हैं। तो इसमें यहां पर यही मतलब है कि एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, फिर हम लोग दूसरी क्रॉप की सोइंग करेंगे, फिर हम तीसरी क्रॉप की सोइंग करेंगे और फिर हम चौथी क्रॉप की सोइंग करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये डिपेंड इस बात पर करता है कि ये हमारी क्रॉप जो है वो आपका कितना टाइम पीरियड लेती है। और ये हमारे पास अगर 2 साल का टाइम है, क्योंकि देखो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, तो अगर 2 साल का पीरियड हो जाएगा तो हम हो सकता है कि 8 क्रॉप भी ग्रो करवा सकते हैं, 6 ग्रो करवा सकते हैं, 3 ग्रो करवा सकते हैं, 5 ग्रो करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, सोइल की कंडीशंस कैसी है, फार्मर्स की कैसी नीड है, या फार्मर की वहां पर अपनी खुद की चॉइस क्या है। तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ग्रो करवा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? फिर हमारा आता है व्हाट आर द हाइब्रिड क्रॉप। देखो हाइब्रिड क्रॉप क्या होता है, जब यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज या दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाकर एक F1 या नई प्रोजनी जो डेवलप की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि एक प्लांट ए है, स्पीसीज है, और एक आपकी बी है। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस आपका है वो जो डेवलप किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका F1 हाइब्रिड। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो F1 हाइब्रिड है यही हमारा होता है कि इन दोनों के क्रॉस से हमने इसको डेवलप कर लिया। समझ में आया? अब देखिए, ए हाइब्रिड सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रोन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहां पर देखो अगर दोनों ही क्रॉप आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड है तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली उनके पोलन को एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि देखो जब तक आपका क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि आपका एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है और वहां से उसके फर्टिलाइजेशन के द्वारा सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब पोलन का एक प्लांट से दूसरे के ऊपर क्या होना जी, ट्रांसफर होना। समझ में आ गया? अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोसेस अकर कर रही है ना, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि पोलन ट्रांसफर हो रहा है। तो वही चीज जरूरी है। तो हम ए और बी से आपका अगर सी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें इसके पोलन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये करते क्यों हैं, हम या तो किसी कैरेक्टर की डिजायर रखते हैं या हम चाहते हैं कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाए, बेटर यील्ड मिले, हमें आपका हाई डिजीज रेजिस्टेंस मिले, या फिर एनवायरमेंट जो बायोटिक या एबायोटिक रेजिस्टेंट है वो हमें डेवलपमेंट मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो ये बता दो कि आपका एक कॉटन के अंदर पहला आपका जो हाइब्रिड डेवलप किया गया था वो किसने किया था और कब किया था? कॉटन में पहला हाइब्रिड किसने डेवलप किया था? H4 CT पटेल, गुजरात में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है ये क्या करते हैं हम लोग, तो ये मैंने बता दिया, बेटर यील्ड के लिए, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, या बायोटिक या एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, आपकी न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट डज द ऑर्गेनिक मीन। अब देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। वैसे तो ऑर्गेनिक जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें हम लोग जो कंपाउंड की बात करते हैं तो वो आपका मतलब होता है कि जो आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कोई कंपाउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और उसी केमिस्ट्री की वजह से यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फॉर्म में जाना जाता है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि सर यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका एप्लीकेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो यूरिया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या है, एक आपका यहां पर क्या है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। लेकिन एक्चुअली में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा मीनिंग होता है उसका मीनिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक आर द प्रोडक्ट एंड अदर इंग्रेडिएंट दैट आर ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सीवेज स्लज एंड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड आयोनाइजिंग द रेडिएशन। क्या बोला गया, मतलब यहां पर ऑर्गेनिक एक ऐसा प्रोडक्ट होता है या ऐसा यहां पर इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे फील्ड से हम उसको डेवलप करते हैं बिना किसी केमिकल के, बिना कोई दवाइयों के, बिना किसी पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के, बिना कोई आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर है वो भी हम अप्लाई नहीं करते। इसमें आपकी जीएम जो क्रॉप है या जीएम वेराइटीज है उनका भी यूज नहीं किया जाता। जो आपका सीवेज एंड स्लज होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, इसको भी नहीं यूज किया जाता। इसके साथ में जो आयोनाइजिक रेडिएशंस होती हैं इनका भी प्रयोग में नहीं लाए बिना हम लोग खेत से जो उत्पादन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक बोला जाता है। मतलब अब इन प्रैक्टिसेस का जिसमें यूज नहीं होगा और उससे जो आपका खेत में से एक उत्पादन हमारे पास मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। समझ में आ गया। अगर हम आज किसी प्रकार का कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर, चाहे वो यूरिया ही क्यों नहीं है, हम उनको अगर अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास एक बेटर यील्ड नहीं मिल पाएगा, सॉरी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा। अब है बिसाइड द एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, पोल्ट्री, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स दैट आर द प्रोड्यूस्ड विदाउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक ग्रोथ हार्मोन्स इन एनिमल। मतलब यहां पर क्या है, इसके अलावा अगर हम आपके एलाइड सेक्टर से, जैसे डेयरी सेक्टर से आपका मिल्क प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन है, पोल्ट्री प्रोडक्शन है, तो अगर ये भी प्रोडक्ट आपके बिना किसी केमिकल के, बिना किसी बायोस्टिमुलेंट के, बिना किसी हार्मोन के और बिना आपका सिंथेटिक और आर्टिफिशियल कंपाउंड यूज के बिना अगर इनको प्रोडक्ट करते हैं, ग्रो करवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही कंसीडर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है, बिफोर ए प्रोडक्ट कैन बी लेबल्ड ऑर्गेनिक, ए गवर्नमेंट अप्रूव द सर्टिफिकेट, इंस्पेक्ट द फार्म वेयर फूड इज ग्रोन टू मेक श्योर दैट फार्मर इज फॉलोइंग ऑल द रूल नेसेसरी टू मीट द ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स। मतलब यहां पर क्या है, गवर्नमेंट आपका, अब जैसे मान के चलिए आप बोल दो कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ऐसे नहीं ऑर्गेनिक बोला जाएगा। आपका यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो प्रैक्टिसेस आपके फील्ड में या फिर आपकी जो लोकेशन है वहां पर जो फॉलो की जा रही है वो आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वैलिड है कि नहीं है। उसमें जो आपके कंपोनेंट या प्रोसेस फॉलो की जाती है वो ऐसी तो नहीं है जिसमें सिंथेटिक कंपाउंड का यूज किया जा रहा है और जिससे आपका आने वाले टाइम में कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो वहां पर उनको जज करने के बाद फिर आपको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी के बिहाफ पर आपको ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंसीडर किया जा सकता है। फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिस्टम व्हिच अवॉइड और लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हार्मोन, फीड एडिटिव्स एंड टू मैक्सिमम एक्सटेंट फिजिबल रिलाइज अपॉन द क्रॉप रोटेशन, crop residue, animal manure or farm organic waste, mineral grades of the additive and biological systems of nutrient mobilization and the plant protection। मतलब यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपके खेत में ही जो यहाँ पर मैन्योर है या आपके जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम प्रयोग में लाकर या हमारे खेत के अंदर जो रेजिड्यू आपका बच जाता है उसी को खाद में कन्वर्ट कर कर हम लोग जो है न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, या कुछ मिनरल ग्रेड्स हैं जिनका हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड है, उन्हीं का प्रयोग में लाकर जब हम एक उत्पादन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इसमें आपका आसान है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन होती है ऑर्गेनिक के बीच में, आज के बाद मुझे लगता है कि ये आपको नहीं होगी कि हमारा यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है कि नहीं है। तो यूरिया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दिस इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंथेटिक प्रोसेस एंड हैव द synthetic chemicals that are inbuilt present in the urea. So if that will be used in the organic farming, so that cannot be considered in organic, है ना। तो वहां पर उस प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बारी आती है, इज देयर ए नीड टू प्रैक्टिस द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहां पर क्या कोई रिक्वायरमेंट है इसकी? तो देखो, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन और कंपल्सन
would be not only to stabilize agriculture production but also to increase it further in sustainable manner. Excessive use over year of agrochemical like pesticide and fertilizer may affect the soil health and leads to decline of crop yield and quality of products. Hence, a natural balance need to maintain at all cost for existence of life and property. The obvious choice would be judicious use of the agrochemical and more use of natural occurring mineral in the material in the natural farming. मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है, तो आप सब लोग जानते हैं कि आज के हम टाइम पर बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जिससे लगातार क्या होता जा रहा है, हमारी सोइल हेल्थ भी खराब हो रही है, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता जा रहा है, हमारी जो मिट्टी है वो पोल्यूट हो रही है, आपकी हवा पोल्यूट हो रही है, और हम जिन केमिकल्स या सिंथेटिक कंपाउंड को यूज कर रहे हैं उससे आज हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें देखने को मिल रही है, और इससे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बहुत बड़ा हुआ है, और लगातार इन प्रैक्टिसेस की वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां आदमी को लग चुकी है। तो अगर हम इसी प्रकार से लगातार प्रोडक्शन करते रहे तो आने वाले टाइम में हमारी जनरेशंस का जो एक कहते हैं ना कि एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ सकता है, और बहुत सारी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकता है। तो इसको हमें इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आज हम इसके ऊपर फोकस करें और इस प्रोडक्शन को ऑर्गेनिक सिस्टम के द्वारा ग्रो। तो अब नेक्स्ट यहां पर क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मैंने बता दिया कि भाई एक तो एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, पोल्यूशन लेवल आपका रिड्यूस हो जाएगा, ह्यूमन और एनिमल हैजर्ड्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ताकि टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो रेजिड्यू यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा, और इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हायर लेवल पर प्रोडक्शन करने का और आपका सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड आल्सो इंप्रूव द सोइल हेल्थ। इट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन देम फ्यूचर जनरेशन। तो मैंने जो बताया वही है सारा का सारा कि हमारी सोइल की हेल्थ को इंप्रूव करेगा, सोइल के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, सोइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करेगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करेगा, ओवरऑल जो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने का काम करेगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने का काम करेगा, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करेगा, और ओवरऑल ये कह सकते हो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करने वाला है, और केमिकल्स के यूज को कम करेंगे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम लगातार फार्मिंग करते आ रहे हैं इनमें क्या अंतर है, तो देखो एक तो अप्रोच में अंतर है। हम इसमें क्या चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग इंटीग्रेटेड मतलब क्रॉप और एनिमल्स को एक प्रकार से को एग्जिस्टेंस में हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा यहां पर क्या है कि हमें एक्सटर्नल इनपुट्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, और सॉरी अब यहां पर हमें कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स इनके ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन यहां पर हमें इनके ऊपर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम आज के टाइम पर फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पर हमारे लिए नेगेटिव है। फिर हमारी बारी आती है कि आपका रिसाइकलिंग में हम लोग फोकस करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, इसकी यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सिंथेटिक इनपुट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और यहां से लगातार आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लगातार क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। और फिर हमारी बारी आती है जी मल्टीपल क्रॉपिंग और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहां पर मोनोक्रॉपिंग और इंटेंसिव कल्टीवेशन के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। फिर आपकी बारी आती है यूज द ऑर्गेनिक मैन्योर बायो फर्टिलाइजर, जिनके अंदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये आपका है प्रीडेटर, पेस्टिसाइड, बॉटनिकल या माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यहां पर हम लोग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं आपके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आपका है
वट डज द नेचुरल फार्मिंग मीन? देखो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है। एक तो आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अल्बर्ट होवार्ड के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है इसको हम डू नथिंग फार्मिंग या नो टिल फार्मिंग के नाम से जानते हैं, और ये जो है वो मोसानोबा फुकुओका के द्वारा जापान में दिया गया था 1940 के दौरान। अब यहां क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को देने का मेन कारण क्या था, कि इसके अंदर यही कारण है कि एक तो चाहे वीड को रिमूव करना है, हमें वीड को रिमूव ही नहीं करना, ना तो हमें केमिकल को अप्लाई करना, ना ही हमें मैनुअली उसको रिमूव करना है। दूसरा है कि फील्ड को टिल नहीं करना, ना तो उसको सोइंग के लिए टिल करना है, ना ही उसको फर्दर हमें आपका इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए टिल करना है। इसके अलावा हमें किसी प्रकार के केमिकल या सिंथेटिक कंपाउंड का यूज नहीं करना है, और यहां पर हमें बाहर से एक्सटर्नल आपका इवन दो मैन्योर को भी आपका अप्लाई नहीं करना है, यानी कि फार्मयार्ड मैन्योर भी एप्लीकेशन नहीं डालने की इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है। इसमें बोला जाता है कि हमारे फील्ड में जो अवेलेबल आपका क्रॉप का रेजिड्यू है उसी को मेंटेन किया जाए, और उसी को एज ए ऑर्गेनिक मल्चिंग की फॉर्म में यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने का काम हमें करना है। समझ में आ गया? तो ये हमारा जो है नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमारा बोला जाता है। अब हमारी बारी आती है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थोड़ा सा एक एडवांस यहां पर कह सकते हो कि नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। किसके द्वारा? सुभाष पालेकर जी के द्वारा, जो कि एक बीएससी एग्रीकल्चरिस्ट है, और उन्होंने अपना काफी लंबा टाइम जो है इस पर्टिकुलर फार्मिंग के लिए दिया है। उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसलिए बोला था कि भाई एक प्रकार से कि किसान की कॉस्ट जो है वो बाहर से बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, और इसमें इन्होंने कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। जीरो बजट कभी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश की है, और आज इसीलिए इनको हम सुभाष नेचुरल फार्मिंग के नाम से जानते हैं, सॉरी सुभाष पालेकर जी नेचुरल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। कारण यह है क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि हमें बाहर से किसी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड को भी डालने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने क्रॉप के कल्चर को इस प्रकार से मेंटेन करना है, क्रॉपिंग सिस्टम को इस प्रकार से मेंटेन करना है कि आपकी जो हम लोग ट्रैप क्रॉप को यूज कर सकते हैं, डिकोय क्रॉप को यूज कर सकते हैं, पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में क्योंकि देखो नेचुरल फार्मिंग में तो आपका सीड भी हमें कोई बाहर से अप्लाई नहीं करना होता, कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन यहां पर तो हमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेंगी ना। हम रिक्वायर्ड टिलेज प्रैक्टिसेस के साथ ही प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, और एक इफेक्टिव प्रोडक्शन जो हमारा चाहते हैं वही हम लोग यहां पर फील्ड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बीजामृत, जीवामृत जैसे महत्वपूर्ण आपके कंपोनेंट का एग्जांपल जो है वो दिया गया है कि इनको यूज करके आपकी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम सोइल के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो आपकी सोइल में नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और ओवरऑल प्रोडक्शन वैसे भी यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी बात के अंदर इसमें फोकस है किया गया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटेड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी सुभाष पालेकर इन द मिड 1990s एंड अल्टरनेटिव टू द ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड ड्राइवन बाय द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंटेंसिव इरिगेशन, है ना। तो इनसे हमारा जो है इसको मेन टारगेट यही है, तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन जो है यहां पर करना और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के इसके अंदर फोकस किया जा रहा है। इसके बाद में है फोर मेन एलिमेंट एंड मॉडल्स ऑफ द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो फोर मेन एलिमेंट क्या क्या है? पहला आपका है बीजामृत। अब इस बीजामृत को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सीड आर ट्रीटेड विद फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द काउ डंग एंड काउ यूरिन फ्रॉम द नेटिव काउ स्पीसीज। जो आपकी देसी गाय की स्पीसीज है, इन्हीं के काउ यूरिन और काउ डंग को यूज करके ये फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है आपके बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि नाम से प्रोटेक्ट है ना। तो यहां पर जैसे हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम बीज की बिजाई से पहले सीड का ट्रीटमेंट बीजामृत से करेंगे। उसके बाद में जीवामृत या आपका जीवामृता, इसको भी आपका यहां पर क्या है, काउडंग काउ यूरिन से तैयार किया जाता है। और इसमें भी मेन टारगेट यही होता है कि आपकी सोइल के अंदर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका जीवामृत जो है इसमें हेल्प करता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को सोइल में आपका इंक्रीज करने के लिए, और जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। फिर हमारी बारी आती है जी अच्छा दाना या मल्चिंग। मल्चिंग का मेन टारगेट ये होता है कि आपकी जो सोइल है उसके सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक कवर या क्रॉप रेजिड्यू को मेंटेन किया जाए, ताकि इवेपोरेशन ना हो और यहां पर आपके वीड भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सोइल तक लाइट नहीं पहुंचेगी तो वीड ग्रो नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका है वापसा, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, सोइल एरेशन बोलते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सोइल के अंदर जो आपका हम टीलेज कर रहे हैं, लगातार टीलेज करने से क्या हो रहा है, एक हार्ड पेन सब सोइल में बनता चला जा रहा है। और अगर ये हार्ड पेन बन गया तो एक तो इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन को रोकेगा, रन ऑफ फ्लोस को इंक्रीज करेगा। तो यहां पर मेन टारगेट ये है कि आपकी सोइल के अंदर हार्ड पेन ना बनने पाए, हम टीलेज उतना ही करें जितना कि रिक्वायर्ड है, और बाकी हमारा जो टीलेज है वो माइक्रोबियल, यानी कि जो एक प्रकार से हमारा जो
एक बायोटिक जो टिलेज है ना, एक बायोलॉजिकल टिलेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें प्लांट की डीपर रूट और आपका सेमी रूट इन दोनों को एक साथ में ग्रो करवा सकते हैं, जिससे आपका डीप रूट से क्या करेगी, वो डीपर लेयर्स में जाकर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, और सरफेस लेयर पे जो प्रेजेंट है सेलुलर रूट, वो ऊपर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी। और आपका एक प्रकार से यहां पर जो बायो इरिगेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि जो आपके डीपर रूट प्लांट होते हैं वो नीचे से जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वाटर भी सरफेस के ऊपर आ जाता है, वहां पर आपका सोइल के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो ये वापस वही होता है कि सोइल के एरेशन को मेंटेन करना और नेचुरली सोइल के अंदर जो मॉइस्चर कंजर्वेशन है उसको करना विद द हेल्प ऑफ मल्चिंग एंड ओवरऑल आपका जो एक प्रकार से डिफरेंट स्पीसीज को ग्रो करवाना जो एक दूसरे के साथ आपका कंपटीशन में नहीं है और इनको हेल्प करती है आपका ग्रो करवाने में। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट इसमें निकल कर आता है। नेक्स्ट आपका है प्रिसीजन फार्मिंग, और प्रिसीजन फार्मिंग को हम लोग स्मार्ट फार्मिंग भी बोलते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और इसमें मेन टारगेट ये होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करते हुए आपके जो रिसोर्सेस यूज है इनकी ऑप्टिमाइजेशन करना, रिसोर्सेस यूज को मिनिमाइज करना और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो यहां पर हम लोग आज जितने भी जैसे जीपीएस, जीआईएस, वीआरटी इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, या आईओटी है ना, इन टेक्नोलॉजी का मेन यूज करना यही है कि आपके रिसोर्स की यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि जीपीएस है, तो जीपीएस हमें क्या हेल्प करता है, आपका फील्ड मैपिंग करने में हेल्प करेगा, मशीनरी गाइडेंस में हेल्प करेगा, आपकी क्रॉप की हेल्थ को ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल जो आपका फील्ड के अंदर मैनेजमेंट है जैसे कि इनपुट्स वगैरह को, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कहां पर प्रिसाइज एप्लीकेशन करना है उसके साथ में हमें हेल्प करेगा। फिर है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम जीआईएस बोलते हैं, ये हमें जो क्रॉप और सोइल का जो एक्चुअल डेटा है उसको मैनेज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर्स को यूज करते हुए क्रॉप की हेल्थ और कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और ओवरऑल जो उसमें डेफिशिएंसीज या वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं उनको आपका जो है फाइंड आउट करके और इजीली जो है उसको रिक्लेम करने की कोशिश की जाती है। फिर इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी और आपका वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी में आपके फील्ड के अंदर जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, जैसे आपके प्लॉट को डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसमें हर एक प्लॉट में जितनी आपकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या एक एक्सेस प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की रिकमेंडेशन की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उसमें आपका इनपुट कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आज हमारे फार्मर जो हैं वो इन फार्मिंग को नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनके पास एडवांस इक्विपमेंट प्रेजेंट नहीं है। मैनेज हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिक्कत क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को आपका इंप्रूव करना या फिर यूज करना अभी हर फार्मर इसलिए फॉलो अप नहीं कर सकता क्योंकि आने वाले टाइम में अभी एक तो जो प्रैक्टिसेस है वो काफी महंगी होती जा रही है और भारत में जो किसान है वो ज्यादातर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो इस केस में जरूरी है कि ये किसान जो है इनको हम लोग आपका अपलिफ्ट करें। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस दी जा रही है जिसके अंदर एफपीओज के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जैसे कि आपको पता होगा किसान ड्रोन दीदी प्रोग्राम आपका रन किया जा रहा है, नमो ड्रोन दीदी सॉरी, जिसमें महिलाओं को आपका 80% सब्सिडी के साथ ड्रोन अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती है तो इससे जो आपके लोअर या लोअर मिडिल किसान हैं वो भी इन टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। या फिर जैसे फार्म मशीनरी ऐप है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, इनको इसीलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि कॉस्टली मशीन्स को रेंटल बेसिस पर हर एक फार्मर के द्वारा यूज किया जा सके और आपकी जो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करके हम लोग जो है मिनिमम वेस्टेज के साथ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। समझ में आ गया? और यही मेन टारगेट है आपका प्रिसीजन फार्मिंग का। तो उम्मीद है कि ये सारे आपको फैक्ट और सारी नॉलेजेबल आपका कंटेंट समझ में आ गया। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में और पढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना और बढ़ना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।